So just to review, so बैंडविड्थ को यूटिलाइज करना भी एक इशू है हमारे लिए। सो उसके पहले हम लोग देखे थे कि बैंडविड्थ नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे सेगमेंट करते हैं, लेकिन ये बैंडविड्थ को कभी कभी यूटिलाइज करना भी फोकस रहता है, खास करके ये तब जब व्हेन इट इज ए वायरलेस मीडियम। So there are two ways when we share the communication resource, that is the bandwidth, in terms of time, in terms of space, that is the signal range that the communication link or the media supports. So दो बात है इसमें हम लोग देखे थे, that is multiplexing, another is multiple access. Multiplexing is very limited to the to the to the transmitter, localized to the transmitter. ये transmitter के local circuitry में ही ये काम करता है, and multiple access is distributed over a remote region. ये एक common link पे remote region पे और भी systems कैसे उस link को that is frequency band को कैसे access करते हैं, that issue is handled comes under the multiple access. तो ये दो तीन बात हम लोग देखे थे। इसमें जो है कम्युनिकेशन रिसोर्स में देखा जाता है कि जो नेटवर्क यूजर्स है जो कनेक्टेड हैं वो लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के आधार पे इनको दिया जाता है, और इसमें एक फिक्स रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग वी हैड सीन अबाउट डिफरेंट वेज टू इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ ए कम्युनिकेशन रिसोर्स, दैट इज चैनल बैंडविड्थ, दैट इज बाय डिफॉल्ट हम लोग बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। और इफेक्टिव पावर्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं, और पावर इंक्रीज करने से एक चीज और होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो भी इंक्रीज करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है व्हाइल ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल इन एनी मीडिया दैट सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, दैट इज जो गैप है वो ज्यादा होना चाहिए, सो दैट द सिग्नल कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय द रिसीवर। साथ में जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो सीआर का जो एलोकेशन है टू डिफरेंट रिसीवर्स और टू द डिफरेंट यूजर्स विद इन दैट नेटवर्क, मेड बी वायर्ड मेड बी वायरलेस, तो वो एलोकेशन एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो पूरा बैंडविड्थ वो ले रहा है और बाकी लोग नहीं ले पा रहे हैं। मतलब वो जो बैंडविड्थ हमारे पास है उसको इफेक्टिवली यूज करना है। तो ये जो एलोकेशन है इसी पे ये फोकस है कि एलोकेशंस कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वी हैव ए टेक्निक कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए कर सकते हैं। उसमें 4 तरह का बेसिक 5 तरह का मल्टीप्लेक्सिंग है, दैट इज एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, SDM and PDM, that is polarization division multiplexing। ये 5 तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोगों का जो स्कोप है दैट इज FDM, WDM एंड TDM, ये हमारा स्कोप है, ये नहीं पढ़ना है एनीवे। सो उसके बाद हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग भी देखे थे। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीपल सिग्नल्स को किसी एक डेटा लिंक के जरिए अगर हम भेजना चाहते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ सेंडिंग multiple signals across a single data link is called multiplexing। इसमें दो कॉन्सेप्ट प्राइमरी है, that is the link and the channel। तो लिंक वो फिजिकल पाथ होता है जिसके जरिए सिग्नल ट्रैवल करता है, that is the it may be wireless, it may be wired। अगर वायरलेस है तो वो लिंक कहलाता है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी रेंज पे हम रेंज पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। चैनल इट इज द पोर्शन, उस फ्रीक्वेंसी में कितने पोर्शन को हम यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज में कितने पोर्शन को हम यूज कर रहे हैं, अगर ये वायरलेस में बात हो रहा है। सो देयर आर 2 थिंग्स, और मल्टीप्लेक्सिंग कन्वर्ट्स मोर देन 1 इनपुट यूजर्स लाइंस सिग्नल्स फ्रॉम द मोर देन 1 इनपुट यूजर्स टू ए सिंगल लिंक, और यहाँ से डीमल्टीप्लेक्सिंग एक दूसरा मॉड्यूल है जो उसको अलग अलग करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सिंग। साथ में हम लोग ये भी देखे थे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो एनालॉग पे काम करता है, प्योरली एनालॉग पे। हालांकि अगर कोई डिजिटल सिग्नल है उसको हम एनालॉग में तब्दील करेंगे तब एफडीएम उस पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है, और जब भी हम एफडीएम करते हैं उसको एनालॉग में तब्दील करते हैं तभी उसको एफडीएम हम कर सकते हैं। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू ए वेरी नैरो जोन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल जोन में वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये प्योरली एनालॉग में होता है। अच्छा, और दूसरा जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये डिजिटल होता है, और ये एनालॉग से अगर हम चाहें तो डिजिटल में कन्वर्ट करें। इफ आवर सिग्नल इज इन द एनालॉग फॉर्म देन वी कैन कन्वर्ट इट टू डिजिटल फॉर्म एंड देन वी कैन गो फॉर TDM। ये 3 तरह का मल्टीप्लेक्सिंग हमें पढ़ना है। अब आते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग का जरूरत क्यों पड़ा। तो पहले के ज़माने में जो टेलीफोन वायर्स है वो जैसे जैसे संख्या बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों का संख्या बढ़ा,
तो ट्रंकिंग जो सर्विसेज है, ट्रंक एक सिटी से दूसरे नोडल सेंटर में अगर डेटा को वॉइस सिग्नल को ट्रंक करना है, पाथ देना है, दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड ट्रंकिंग। तो ये ट्रंकिंग करने में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो पूरा जो सिटीज है वो केबल से भर गया, और लोग सोचने लगे कि अगर ऐसा ही ग्रोथ रहा तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ट्रंक सर्किट्स वो जो बनाए, तो दोज वर बेसिकली द स्विचिंग सेंटर्स। सो इसको अगर घटाया जाए तो क्या उपाय है, इसके लिए वो निकाले कि ठीक है कि एफडीएम, अगर हम एक ही लिंक मेरा सेम रहेगा लेकिन अगर उसी में हम चैनल क्रिएट कर सके, सो तो हमारा जो टेलीफोन वायरिंग जो है, बेसिकली ये टेलीफोन इंडस्ट्री से ही आया है, एफडीएम पहला इम्प्लीमेंटर वही है। तो मल्टीप्लेक्सिंग, तो हम लोग बहुत कुछ सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाके टीडीएम, डब्ल्यूडीएम, बहुत सारा मल्टीप्लेक्सिंग आने लगा, लेकिन शुरुआत जो हुआ वो एफडीएम से ही हुआ, एफडीएम एफडीएम से ही हुआ। So by transmitting several telephone signals simultaneously through a single wire, एक ही वायर से हम मल्टीपल सिग्नल को ट्रैवल कैसे करवा सकते हैं, इसी पे जब वो फोकस किए तो एक ही वायर चला, उसी पे हम मल्टीप्लेक्सिंग कर पाए। दिस वाज द मेन रूट्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, जहाँ से वो आया। अब है कि ये मल्टीप्लेक्सिंग है क्या। सो जब हम मल्टीप्लेक्सिंग में एंट्री करते हैं, दैट इज पहला जो टॉपिक जिसमें आता है दैट इज कॉल्ड एफडीएम। एफडीएम क्या करता है, बेसिकली वो एक बैंडविड्थ, पर्टिकुलर फिक्स्ड बैंडविड्थ के एक चैनल को वो लिंक को वो तोड़ देता है, चैनल में बांट देता है चैनल में। सो देयर इज अ मल्टीप्लेक्सर एंड हियर इज अ डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर मोर देन वन इनपुट लाइंस फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स से सिग्नल को कैच करता है, और वो अलग अलग चैनल में जिस यूजर को जिस चैनल में डेटा भेजना है उस चैनल में वो डेटा को भेज देता है। जब हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, ये बेसिकली एनालॉग टेक्निक है, और ये सारे एनालॉग सिग्नल्स को, दैट इज फ्रॉम द इनपुट लाइंस, वो सारे एनालॉग सिग्नल्स को वो कंबाइन करता है। इसमें जो लिंक बैंडविड्थ है, वो हमेशा जो हमारा जो इनपुट का जितना बैंडविड्थ, वो जितना सिग्नल वो भेजना चाह रहा है उससे हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि लिंक जो है मल्टीपल चैनल्स को दे आर सपोज टू कैरी मल्टीपल channels. So the link bandwidth has to be greater than the channel bandwidth. So हर चैनल में अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है, और वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है बीच में एक कुछ फ्रीक्वेंसी जो जैसे फॉर एग्जांपल F0 to F1 एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, इससे हम एक चैनल बनाए, F2 to F3 एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, इससे एक चैनल बनाए, और दो फ्रीक्वेंसी रेंज को अगर अलग करना है, वी हैव ए गार्ड बैंड। ये गार्ड बैंड्स वो फ्रीक्वेंसीज है जिसको हम कभी यूज नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी का जो इंटरफेरेंस है, दैट इज क्रॉसओवर, जो है एक दूसरे के साथ जो डिस्टरबेंस, जो नॉइज क्रिएट कर सकता है, वो हमारा बचा हुआ रहता है। सो ये छोटा छोटा गार्ड बैंड हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी ओवरलैप नहीं हो। Also, digital signals can be multiplexed in this frequency domain, but before going for the multiplexing, the digital signals has to be converted to the analog signals prior to multiplexing. And once it is demuxed, when it reaches the receiver side, the analog signal has to be again to be reconverted after demultiplexing. The analog signal that is being demuxed has to be converted to the डिजिटल फॉर्मेट, इसको भी कन्वर्ट होना है। तो ये प्रोसेस है एफडीएम का, कि हम लोग लिंक्स को, मूलतः इसमें एक ही बात है, एक या दो बात है, कि इसमें लिंक्स को जो है हम चैनल्स में बांटते हैं, हर चैनल को हम लोग गार्ड बैंड से अलग करते हैं, और जो ये डिजिटल एनालॉग पे ही काम करता है, डिजिटल से हम कन्वर्ट करके इस पे काम करवा सकते हैं। So it combines analog signals, that is the main statement of FDM. अब एक एग्जांपल देखते हैं कैसे करता है। तो पहले ये एक सिग्नल है, एक यूजर ये एक सिग्नल क्रिएट कर रहा है, दूसरा यूजर अपना यूजर का सिग्नल है, दैट इज जो हमारा बोल बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स, ये डेफिनेटली ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है। सो ये बेस बैंड एनालॉग सिग्नल्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन। आपसे फ्रीक्वेंसी जो डिजिटल सिग्नलिंग टेक्निक्स में अगर आपका पेपर है तो आप पढ़े होंगे, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से हम मर्ज करवाते हैं,
सो दिस सिग्नल इज मॉड्यूलेटिंग आवर कैरियर सिग्नल। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल से हम उसको मॉड्यूलेट करवाते हैं, इससे रिजल्टेंट एक फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल क्रिएट होता है। So depending upon the nature of the base signal, the and the frequency of the carrier signal, a different kind of frequency, altogether frequency is generated. अब इन तीनों को ये मक्स करता है। So after मक्सिंग, ये जब मक्स हो जाएगा तो ये तीनों का इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। So all the signals will having a different bandwidth, क्योंकि ये F1 के साथ मॉड्यूलेट हुआ है, ये F2 के साथ मॉड्यूलेट हुआ है, ये F3 के साथ मॉड्यूलेट हुआ है। So we can send these signals in different channels. Again at the receiver side, वही सिग्नल जब रिसीव होता है तो वहाँ पे फिल्टर होता है, दैट इज सिग्नल फिल्टर, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को उसमें से अलग करता है। तो वंस जब जैसे वो अलग हो जाता है, दैट इज द मक्स का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है, वी आर हैविंग द डिफरेंट सिग्नल्स विद द कैरियर फ्रीक्वेंसीज एंड आल्सो विद देयर द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं और हमारा जो मेन सिग्नल है, जो डेटा सिग्नल है, उसको हम लोग रिट्रीव कर देते हैं। This process goes on simultaneously in the receiver side and in the sender side, ट्रांसमीटर के पास भी दोनों एक साथ काम करते हैं। एक एग्जांपल है कि 2-3 टेलीफोन लाइंस है, इसको 4 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ दिया गया है। अब इसको अगर हमको एफडीएम करना है तो हम इसको मॉड्यूलेट किए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो इसका 20-24 है, इसका 24-28 है, इसका 20-30-32 है। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द मॉड्यूलेशन दे आर शिफ्टेड टू ए डिफरेंट रेंज एंड एवरी रेंज इज नॉन ओवरलैपिंग। अब इन तीनों का अगर हम मक्स करेंगे, एक कॉमन बैंडविड्थ बनेगा। यहाँ 20 से 32 का हमको भेजना है और इसको हम 12 किलोहर्ट्ज, बिकॉज 4 हम यूज़ किए हैं तो 4 का हमको चाहिए। और ये जो गैप है ये हमको 12 का हम बनाए हुए 12, 20 to 32। So this line should be able to carry 12 kilohertz bandwidth, that is frequencies. तो डेफिनेटली जो इनपुट लाइन्स है वो लोअर होते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज में, एंड द आउटपुट लाइन आफ्टर द मक्सिंग हैज टू बी हायर। सो हायर बैंडविड्थ को हम इसको मक्स कर देते हैं। अब यही मक्स फ्रीक्वेंसीज जो है अलग अलग 32 रेंज में जब एंट्री करेगा, ये बैंड पास फिल्टर जो है, व्हाट इज अ बैंड पास फिल्टर? दैट रीड्स द सिग्नल बिटवीन टू बैंड्स, नॉट फ्रॉम वन इज द बेस बैंड फिल्टर, दैट इज जो 0 से स्टार्ट होता है, और बैंड पास जो है वो किसी भी रेंज से, दैट इज लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी टू हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में से वो निकालेगा। तो ये जो बैंड पास फिल्टर है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग करता है, दैट इज अनमॉड्यूलेटेड। जो होने से पहले जो डीमक्सिंग, ये मेन जो डीमक्सिंग का जो काम है वो यहीं पे हो रहा है, और उसके बाद इसको हम डीमॉड्यूलेट करते हैं, इसमें से जो हमारा सिग्नल है उसको हम निकाल लेते हैं। दिस इज वन प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेट मक्स्ड फ्रीक्वेंसीज। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग लिखे कि अगर मल्टीप्लेक्सिंग हम करें तो इसको हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे 4 किलोहर्ट्ज का 12 लाइन है, अगर इसको हम एफडीएम करेंगे तो ये 48 किलोहर्ट्ज का हो जाएगा। इट इज 12 वॉइस चैनल, हर चैनल जो है वो 12, अगर 12 को 5 से 5 ग्रुप्स बनाएंगे तो 60 वॉइस चैनल होगा, तो 24 किलोहर्ट्ज। इस तरह से हम जो इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, सुपर ग्रुप्स, मास्टर ग्रुप्स एंड जंबो ग्रुप्स। आज की डेट में जो टेलीफोन लाइंस वगैरह काम कर रहे हैं, हालांकि अभी 5G आ रहा है, 4G आ रहा है, 4G चल रहा है, 5G आ रहा है, सो इट इज ए कम्प्लीटली, लेकिन 2G जब आया था, 1G 2G, सो इट वाज बेसिकली डन थ्रू दिस मक्सिंग। अब इसमें 3 बात है, दैट इज वन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वन इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अनदर इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है कि जब हम एक फ्रीक्वेंसी को एक हायर कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करते हैं, दैट इज वी आर चेंजिंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन आवर ऑडियो सिग्नल, दैट इज सिंपली प्लेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हम एक कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, हम बैंड हायर बैंड रेंज में जाने के लिए, और this process is called frequency modulation. Frequency division multiplexing is putting multiple amount of signal, more than one signal, to a same link. एक ही लिंक पे अगर अलग अलग जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको मिला है, उसको अगर हम एक ही लिंक में पुश करना चाहते हैं,
बैंडविड्थ को यूटिलाइज करने के लिए, और उस लिंक पे छोटा छोटा चैनल बनाए हुए हैं। मान लीजिए हर चैनल जो है वो 4 किलो हर्ट्ज का जो स्पेस के साथ बनाए हुए हैं, तो हम उसमें हम भेजना चाहते हैं, तो through FDM we can do that. So FDM is basically putting multiple frequencies into a same link, where various frequency modulation is about changing an audio signal, changing a carrier signal based on our audio signal. And in the other hand, frequency division multiple access is based on कि अलग अलग frequency एक लोकेलिटी में, एक ज्योग्राफी के रीजन में स्प्रेड किया हुआ है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी डोमेन से जो यूजर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से उसको एक्सेस करेंगे। तो जिसका जिस फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग है, वो उसी फ्रीक्वेंसी से उसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज दूसरी फ्रीक्वेंसी से एक्सेस नहीं कर सकता। इट इज अबाउट ऑफ चैनलाइजिंग, किस चैनल को हम ट्यून करते हैं। सो वन इज कन्वर्शन, अनदर इज दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग, बहुत सारी चीजों को एक जगह भरना। तीसरा है जो वो एक्सेस मैकेनिज्म, तीनों रिलेटेड है बट दे आर डिफरेंट। देन कम्स वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो बेसिकली ये क्या है, ये लाइट पे काम करता है, WDM। तो अगर हमको हायर फ्रीक्वेंसी पे हाई डेटा रेट मुझे चाहिए, दैट इज अगर फाइबर ऑप्टिक, हमारे पास एक केबल है, इट्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एंड सो मेनी इंफॉर्मेशन कैन बी पुट विद इन दैट केबल। तो अगर एक केबल से हम एक ही फ्रीक्वेंसी भेजे हैं, तो वो फाइबर ऑप्टिक के केबल का मिसयूज होगा, क्योंकि इट कैन हैंडल मल्टीपल गुड अमाउंट ऑफ डेटा। तो क्यों ना हम उस बेस्ट बैंडविड्थ वाले जो केबल है उसको हम ऑप्टिमाइज, उसका यूज को ऑप्टिमाइज करें। तो क्या वहां हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकते हैं? क्या उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर, हाँ कर सकते हैं, यूजिंग द वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो वेव डिवीजन में क्या होता है कि जो वेव्स है, अलग अलग लाइट वेव्स है, उसको हम लोग मिलाते हैं। यू कैन सी दैट, हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, इन फिजिक्स की अगर प्रिज्म के जरिए मल्टीपल वेव्स को अगर मिलाया जाए, भेजा जाए, दे कंबाइन टू फॉर्म ए लाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। अब इसी को अगर हम दूसरे प्रिज्म में पास कराए तो फिर से टूट जाए। सो एक तरह से देखा जाए कि ये जो एक FDM की तरह ही काम करता है, बट इसमें वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो फ्रीक्वेंसी उस पर काम कर रहा था। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है उस पर वो काम कर रहा है, और ये वेरी हाई, चूंकि ऑप्टिकल रेंज जो है, यू हैव सीन दैट इज वेरी हाई रेंज, and as because it is of very high frequency, so more amount of information can be put within that signal system। उस सिग्नल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। सो अलग अलग वेवलेंथ को हम कंबाइन करते हैं इसमें, और उसको प्रिज्म के जरिए ही उसको मल्टीप्लेक्स करते हैं, प्रिज्म के जरिए ही डीमल्टीप्लेक्स करते हैं। ये काफ़ी हाई बैंडविड्थ हमें देता है, और इसका यूज जो है जनरली दैट इज वैन्स में होता है, वायरलेस वैन्स जो हम लोग मेन फ्रेम जो यूज करते हैं, मेन बैकबोन नेटवर्क्स, वहाँ पे इसका यूज होता है। एंड द कैरियर सिग्नल, दैट इज द ऑप्टिकल, जो कंबाइंड सिग्नल है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल कैरियर। अब λ1, λ2, λ3, ये तीन ऑप्टिकल सिग्नल्स का ये कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज कैरिंग 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, that is light information, signal information, so they are said to be optical carriers। और ये जो सोनेट, फॉर एग्जांपल जो सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, इसको सोनेट नेटवर्क कहते हैं, वहाँ पे WDM हम यूज करते हैं। सो दिस वाज वेरी लिमिटेड, इतना ही आपको जानना है WDM के विषय में। अब आता है दैट इज व्हाट इज TDM। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब है कि जो एक बैंडविड्थ को हम फ्रीक्वेंसी के आधार पे, दैट इज द स्पेस है हमारा फ्रीक्वेंसी अलॉटेड, उसको हम तोड़ दिए हैं कि कितना कितना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन लेगा, कौन कौन चैनल बनेगा, और उस चैनल में कौन कौन यूज जाएगा। दैट इज फिक्स्ड एलोकेशन हो गया है, यूजर टू द ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, कि ट्रांसमीटर के पास मल्टीप्लेक्सर की इस साइड में 4 लोग हैं, और ये चारों इस फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करेंगे, उधर भी 4 लोग हैं, वो इसी फ्रीक्वेंसी बैंड की यूज करेंगे। सो हम लोग उसको फिक्स्ड एलोकेशंस कर दिए हैं फ्रीक्वेंसीज का, यूजर्स को फिक्स्ड एलोकेशन मिलता है। लेकिन अगर यूजर्स को हमको फिक्स्ड एलोकेशन नहीं देना है, यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज आता है। जब हम FDM करते हैं, वहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाता है। डेफिनेटली लिंक का बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए इनपुट जो साइड है उसकी बैंडविड्थ से, लेकिन हर यूजर को उस टोटल लिंक एक लिंक का एक छोटा सा पोर्शन ही, दैट इज एज ए चैनल अवेलेबल होता है।
लेकिन लिंक का बैंडविड्थ तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मेन कनेक्टिंग लिंक, अगर उस पूरे बैंडविड्थ को हम यूज़ करना चाहें तो हमको अब टाइम के हिसाब से बांटना पड़ेगा। दैट इज, अगर एक यूजर भेजना चाह रहा है, मल्टीपल यूजर कंपीटिंग फॉर सेंडिंग ए डेटा, तो दे शुड हैव ए टाइम स्लॉट। सबको पूरा लिंक का बैंडविड्थ मिलेगा, लेकिन एक समय के लिए मिलेगा। इस तरह जैसे आप काउंटर में खड़े होते हैं, व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट, सो यू हैव ए टाइम स्लॉट टू गेट योर ट्रांजेक्शंस डन, लेकिन उस समय के लिए वो जो काउंटर पे बैठा होता है वो आप ही को फोकस करता है, वो समय पूरी तरह से आपका होता है। So it is basically a digital process. Though analog signals can be TDM किया जाता है analog signals को, और इसको जो है टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। दूसरा कि हम लोग अगर चाहें तो मल्टीपल कनेक्शंस को या फिर सारे कनेक्शंस को हम लोग हाई बैंडविड्थ के लिंक पे डाल सकते हैं, मोर देन वन कनेक्शंस या फिर सारे कनेक्शंस को हाई बैंडविड्थ के लिए। अब ये जो बैंडविड्थ है ये पूरी तरह से शेयर्ड नहीं है, तो टाइम के रिस्पेक्ट पे ये शेयर्ड है, बैंडविड्थ स्पेस के रिस्पेक्ट पे ये शेयर्ड नहीं है। और जो लिंक को, जो हर यूजर्स को जो लिंक अवेलेबल होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही अलॉट होता है, और इन इन दो एलोकेशन के बीच में जो स्पेस, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन जो होता है, दैट इज कॉल्ड द गार्ड टाइम। ये ओवरलैपिंग होने से बचाता है। आगे देखेंगे कैसे सिंक्रोनाइजेशन वगैरह का इशू इससे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। So sometimes it is also called switching, that is we are switching different users to a particular link. So it is not always called switching, इसको switching नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो जो डिलीवरी है वो जो स्विचिंग में होता है वो डिलीवरी जो है वो फिक्स्ड होता है, एंड और जो दैट इज हम किसको डिलीवर करेंगे ये हमको तय है। लेकिन इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो बेस फ्रीक्वेंसीज जो लिंक एक्सेस कर रहे हैं, दे डिसाइड अपॉन द टाइम दे गेट, कि कितना टाइम में मुझे ट्रांसमिशन को ओवर करना है। अब ये टीडीएम जो है, नाउ दिस टीडीएम, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव टेकन एन एग्जांपल कि अगर ये चारों स्टेशन पर्टिकुलरली किसी एक स्टेशन को 1, 2 या 3 को स्टेशन सेंड करना चाहेगा, तो ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये एक समय इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर 3 को देगा, फिर 4 को देगा। तो एक पहला लॉट बना, फिर दूसरा लॉट बना, फिर तीसरा लॉट बना। तो ये लिंक हमेशा फुल्ड है, मतलब फिल्ड है सारे डेटा से, बट बेस्ड ऑन टाइम। तो लिंक का जो पूरा बैंडविड्थ है ये सबको मिल रहा है, हर एवरी पीस ऑफ द इनपुट यूजर इज गेटिंग द फुल एक्सेस बैंडविड्थ ऑफ द लिंक, बट दे आर हैविंग ए दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वो लोग मूव कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल है, दैट इज सिंक्रोनस टीडीएम। अब ये टीडीएम जो है वो दो तरह का होता है, दैट इज वन इज सिंक्रोनस एंड द अदर इज दैट इज नॉट सिंक्रोनस, दैट इज स्टैटिस्टिकल। तो सिंक्रोनस टीडीएम मतलब कि जो यूजर है, दैट इज द सेंडर, ट्रांसमीटर साइड के साइड में जो भी ट्रांसमिशन, हाँ, ट्रांसमिशन जो सेंड कर रहा है वहाँ पे जितने भी यूजर्स है उनका जो तालमेल है रिसीवर साइड के साथ तालमेल बैठा हुआ है। सो व्हेन देयर इज ए टाइमिंग, that is a tuning between the sender and the receiver with respect to the information that has been transmitted, then that type of time division multiplexing is called synchronous time division multiplexing. इसमें क्या होता है कि that data flow of each input connection is divided into units. यहाँ पे सारे जो डेटा फ्लो है इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। So there are 3 connections A, B and C, सबको हम 3 टुकड़ों में बांट दिए। Each unit, हर यूनिट जो है एक पर्टिकुलर स्लॉट टाइम ऑक्युपाई करता है, दैट इज T इज द स्लॉट टाइम। फॉर एग्जांपल A ये 3 यूनिट है, इसका अपना एक टाइम है जहाँ पे ये यहाँ से डेटा फेच करेगा, इसका भी अपना एक टाइम है जहाँ से इसको फेच करेगा, इसका भी अपना एक टाइम है जहाँ से इसको फेच करेगा। सो हर यूनिट के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट टाइम है। सो अगर एक बीट भेजना है या एक कैरेक्टर भेजना है या फिर एक ब्लॉक भेजना है या फिर कुछ भी भेजना है, तो वो स्लॉट टाइम के आधार पे ही शेयर होगा, दैट इज इट विल मूव अकॉर्डिंग टू द स्लॉट टाइम। सो ईच इनपुट contributes to one output unit. You can see here that is A1, B1 and C1, ये तीनों मिलके एक आउटपुट यूनिट दैट इज फ्रेम बना रहा है।
तो इसका डेफिनेटली ये तीनों मिलके एक आउटपुट यूनिट बना रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो स्पीड होगा दैट इज हर इसका जो एक एक फ्रेम, तीनों का फ्रेम मिला के यहाँ का डेटा स्पीड होगा, दैट इज इसका जो स्पीड है वो स्लोअर होगा, इसका जो स्पीड है दैट हैज टू बी फास्टर। तो ईच इनपुट यूनिट इज हैविंग ए टी अमाउंट ऑफ टाइम, एंड उसका जो स्लॉट टाइम जो मिल रहा है, A1 को जो स्लॉट टाइम मिल रहा है वो स्लॉट टाइम जो है वो आउटपुट का एक यूनिट बना रहा है। सो जो यहाँ पे टी है वो आउटपुट का यहाँ पे T/3 है। इसका मतलब जो यहाँ पे डेटा है ये थोड़ा तेजी से जा रहा है, दैट इज एक तिहाई हो गया टाइम। इसको मूव करने में यहाँ पे T टाइम लग रहा है, इसको मूव करने में यहाँ पे T/3 टाइम लग रहा है, उतने ही डेटा पे। So data is moving faster. In that sense, you can say that the output link is faster than the input link. तो कितना फास्ट? जितना आप स्लॉट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं और उस स्लॉट से जितना आप फ्रेम्स बना रहे हैं। हम यहाँ पे 3 स्लॉट बनाए, ए दैट इज A, B एंड C, 3 इनपुट स्लॉट बनाए हैं, तो मुझे तीनों को भरना है, तो बाई 3 हो गया। जितना मेरा टाइम है दैट इज आउटपुट का एक यूनिट का आउटपुट के एक यूनिट को मुझे निकालने में कितना टाइम लगेगा। सो जितना यहाँ पे मेरा स्लॉट्स है, तो हर यूनिट में, आउटपुट के हर यूनिट में मुझे ये सारा डेटा भरने में कितना टाइम लगना चाहिए, दैट इज जितना एक स्लॉट, जितना हम स्लॉट यूज किए हैं उतना बाय नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, तो 9 मिनट्स रुकेंगे। यस, सो इन दैट सेंस कि ये जो आउटपुट स्लॉट है इसमें जो स्पीड ऑफ द डेटा इज हायर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट ऑफ द इनपुट साइड, इंडिविजुअल लिंक इन द इनपुट साइड। इनपुट साइड में जो हर लिंक है उसके तुलना में आउटपुट के एक डेटा यूनिट को प्रोसेस करने में हमको कम समय लग रहा है। दैट इज A1 को कितना समय लग रहा है, यहीं पे A1 को प्रोसेस घुसने में T समय लग रहा है, उसी A1 को यहाँ पे T/3 समय लग रहा है। लेकिन अगर तीनों को जोड़े तो ये T टाइम में तीनों को प्रोसेस कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका स्पीड ज़्यादा होना पड़ेगा। अब जब हम सिंक ट्रांसमिशन दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं, वी आर हैविंग सम इश्यूज। अब ये सिंक्रोनस तो खैर हम लोग देख लिए कि ये सारा स्लॉट जब हम फुल कर रहे हैं तब ये ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मोर देन देयर वी आर हैविंग 3 यूजर्स, और ये तीनों यूजर जो है यहाँ भी 3 तरह के यूजर्स है। अगर हम चाहें कि A1 जो है वो A से बात करेगा, B जो है वो B से बात करेगा, C का जो स्लॉट है वो C से ही बात करेगा, देन वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलिंकिंग। तो मतलब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल लाइंस को एक सिंगल लिंक पे डाल रहे थे। यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग करवा सकते हैं इनपुट साइड का और आउटपुट साइड का। सो FDM और TDM में हमेशा इनपुट और आउटपुट का एक फिक्स मैपिंग होता है। अब इस मैपिंग को अगर मुझे मेंटेन करना है कि कोई स्लॉट किसी दूसरे स्लॉट से, दैट इज कोई भी फ्रेम जो मल्टीप्लेक्स होने के बाद कोई भी स्लॉट दूसरे स्लॉट से ओवरलैप नहीं करे, फॉर दैट वी नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड। कि इसका जो स्लॉट एलोकेशन स्कीम है, जो टाइमिंग ऑफ द स्लॉट एलोकेशन स्कीम है जो मल्टीप्लेक्सर का, उतना ही स्लॉट डी एलोकेशन स्कीम इसके पास भी होना चाहिए। जब ये A से डेटा फिच करेगा तब ये A को ही डेटा डिलीवर करेगा। ये हुआ 1-to-1 मैपिंग केस में। अगर वो मेनी टू वन जैसे वहां पे देख रहे थे कि मोर देन वन स्लॉट्स आर पुशिंग द फ्रेम्स इन ए सिंगल लाइन, देन it is the responsibility of the multiplexer to gather the number of slots कि हर स्लॉट में डेटा कैसे है उसको गैदर करते हैं, कितना स्लॉट्स है उतने फ्रेम, उतना बाई दैट नंबर से भागा देके हम उतने फ्रेम्स हम बना के पुश करते चले जाए हमें सिंगल लिंक। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड इंटरलीविंग। और ये इंटरलीविंग जब हम करते हैं we need a thing that is called synchronization, because everything is with respect to time के respect पे हम कर रहे हैं, टाइम का तालमेल बना के रखना आवश्यक। सो व्हाट आर द इश्यूज जब हम टाइम का बात करते हैं, देयर आर सम इश्यूज दैट हैज टू बी टेकन केयर इन सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो व्हाट आर दोज इश्यूज? अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि यहाँ छोटा सा हम यूज किए हैं। So the data rate for each input connection is 3 kbps. You can see,
if one bit at a time is multiplexed, that is a unit is one bit, what is the duration of each input slot? अगर यहाँ से एक एक बिट मल्टीप्लेक्स हो रहा है, इससे एक बिट, इससे एक बिट, इससे एक बिट, तो इनपुट स्लॉट का वेट टाइमिंग क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, इनपुट स्लॉट का ड्यूरेशन क्या होगा, एंड ईच आउटपुट स्लॉट का भी ड्यूरेशन क्या होगा, दैट इज ये जो स्लॉट है इसका ड्यूरेशन क्या होगा, एंड ईच फ्रेम का ड्यूरेशन क्या होगा, ये जो स्लॉट दिस इज कॉल्ड स्लॉट, ये दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट स्लॉट, इसके साथ इसका ड्यूरेशन, यस 1 सेकेंड, 5 मिनट्स एनीवे, सो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, सो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस, अगर इसके कैलकुलेशन में जाए, सो ईच इनपुट स्लॉट, दैट मीन्स अगर हर इनपुट स्लॉट जो है वो 3 kbps का है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितने का है, 1 kbps, दैट इज 1000 बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, 3 तो उसका फिगर है, ऑर्डर क्या हुआ 1000 बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, तो एक सेकंड में एक बिट जो है कितने सेकंड में पास हो रहा है, हमको एक बिट यहाँ से पास होना है, कितने सेकंड में पास हो रहा है, इट इज 1 मिली सेकेंड, इसका टाइमिंग कितना है 1 मिली सेकेंड, ठीक। अब आउटपुट स्लॉट कितने का है, दैट इज कितना स्लॉट्स है, दैट इज 1/n, दैट इज वी आर हैविंग बिकॉज वी हैव 3 स्लॉट्स इन द इनपुट साइड, आउटपुट का जो टाइमिंग है वो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, हर स्लॉट के लिए t/3 टाइम हो जाएगा, हर स्लॉट के लिए, क्योंकि हम इसके एक स्लॉट को, हर में से एक स्लॉट को हम आउटपुट का एक स्लॉट बना रहे हैं, सो t इज 1 जो अभी निकाले हैं, और t/3 दैट इज 0.3 मिली सेकेंड्स, सो ईच स्लॉट विल हैव 0.33 मिली सेकेंड्स। अब अगर तीनों स्लॉट को मिला दे तो फिर वापस ये 1 सेकेंड में जा रहा है, मतलब ये तीनों एक एक बार करके जो सेंड कर रहा है, उसका एक बार जो है, एक बार में ये 3 डेटा यहाँ पे आ रहा है, और इसका जो कंप्लीट एक फ्रेम जो है वो इसके एक के बराबर है, so it is having the high capacity. So what is the issues of synchronous time division multiplexing? तो दो तरह के इशू है, one is the empty slots, another is the frame synchronization, so another is the data management. तो 3 इशू है, तो 3 इशू क्या क्या है, तो empty slot जब हम TDM करते हैं तो it may so happen that कुछ लिंक्स जो है वो डेटा सेंड ना कर पाए, उनके पास डेटा हो ही नहीं, तो इन दैट केस, फॉर एग्जांपल ये पहला स्लॉट है, पहला टाइम स्लॉट है, तो पहले में वो क्या भेजा कि ये वाला, और उसके बाद सेकंड स्लॉट में कुछ नहीं, 25 kbps में कोई डेटा नहीं है, फिर येलो है, फिर इस पे डेटा है, सो द फर्स्ट फ्रेम इज हैविंग इन द सेकंड स्लॉट देयर इज इट इज वैकेंट, सेकंड के केस में दोनों वैकेंट है तो दो जगह वैकेंट हो गया, थर्ड के केस में एक वैकेंट है तो फिर एक वैकेंट हो गया, so in this way we are having empty slots in the output frame, तो आउटपुट का हम चूंकि TDM में ज्यादा बैंडविड्थ यूज करते हैं, वहां अगर जो फ्रेमिंग जो मेरा हो रहा है, अगर वहां जगह खाली रह जाएगा, so the output bandwidth will not be properly utilized, वो अच्छा से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, so we need something to fill up this output slots, at the same time data rate management, कि अगर अलग अलग लिंक का अलग अलग डेटा रेट है तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे मल्टीप्लेक्स, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर जो है सेम डेटा रेट पे ही काम करता है, तो ये 50 kbps का है, 25 है, ये 25 kbps का है, इन दोनों को कैसे, क्योंकि हम सबको इक्वल टाइम दे रहे हैं, तो सबका रेट अगर अलग है, इक्वल टाइम में वो उसका जो फ्रेम है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसको ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग टाइम दे दें, इसको अलग टाइम दे दें, इसको अलग टाइम दे दें, तो each slot is given an equal amount of time, so I have to, before entering the multiplexer, all the links has to be in same speed, तभी हम उसका यूनिफॉर्मली उसका स्लॉटिंग कर सकते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड व्हाट, डेटा रेट मैनेजमेंट स्कीम्स हम लोग देखेंगे कैसे मैनेज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई लिंक है जिसका कोई जो स्पीड है वो किसी से मैच भी नहीं करता, कि इसको हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, इसको हम क्या करें, 47 kbps, ना ये 50 है ना ये 25 है, सो इट मे सो हैपन कि अलग अलग लिंक से हम डेटा सेंड कर रहे हैं और उनका स्पीड भी अलग अलग। तीसरा जो है दैट इज फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, वो भी हम लोग देखते हैं, सो पहला है डेटा रेट मैनेजमेंट, सो अगर अलग अलग डेटा है तो फॉर एग्जांपल इसको 3 तरह से बांटा गया है, वन इज मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, अनदर इज मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग, अनदर इज पल्स स्टफिंग, तो मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग के अगर बहुत सारे छोटे छोटे लाइन्स अगर मेरे पास है तो उसको हम एक यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग बांट सकते हैं,
उसको हम एक्स्ट्रा स्पीड में हम बांट सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एंड सो दैट whenever they are arriving at the multiplexer they have a uniform speed so that they can be put in the time divided slots, ताकि हम उसको मल्टीप्लेक्स कर सकें। तो अलग अलग स्पीड को हम दो तीन लेवल से उसको लेवल 1 लेवल 2 से मल्टीप्लेक्स करके हम उसको एक स्पीड का जो मिसमैच है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके इसके जरिए क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेमिंग, छोटा छोटा का डेटा स्पीड्स का अगर लाइंस है तो हम ज़्यादा फ्रेम्स में ज़्यादा बिट्स हम भर सकते, ज़्यादा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का डिग्री ये बढ़ा देता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम 40 kbps 1 2 3 4 यूज़ करते, अब यहाँ पे 2 लाइन हम और भर सकते हैं, डिग्री ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा है मल्टीपल स्लॉट। दैट इज मल्टी स्लॉट एलोकेशन। सो इसमें है कि डिफरेंट स्पीड है कि हमारे पास एक बड़ा स्पीड है और 3 अलग अलग स्पीड है। अब इनको अगर मल्टीप्लेक्स करना है, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस टू डिफरेंट लाइन्स। दैट इज अगर स्मॉल डेटा रेट का इनपुट लाइन्स है और उसमें से मेरा जो एक इनपुट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा, so we are having different speed of input links, और हम अगर चाहें कि ये 25 kbps का है, ये 25 kbps, ये तीनों लिंक जो ये स्मॉल डेटा रेट का है जबकि ये हायर डेटा रेट का है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं फॉर यूजिंग सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर्स। इसको हम बांट सकते हैं कि जब भी हमको भेजना है, एक ही बात है इस सारा बात में कि मल्टीप्लेक्सर में क्योंकि टाइम इक्वली डिवाइड होगा तो सबको एक सेम डेटा रेट से ही हम भेज सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट मल्टीपल स्लॉट्स ऑफ एलोकेशंस। नेक्स्ट कम्स पल्स स्टफिंग। तो अगर ऐसा कोई इनपुट लाइन है जिसका डेटा रेट जो है वो आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है, दैट इज जो अदर आउटपुट से प्रॉपरली मैच, दैट इज उसके मल्टीपल में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 25 था तो उसको हम 2 मिला के 50 कर दिए, लेकिन यहाँ 46 है तो इसको हम कैसे 50 करें? सो फॉर दैट वी नीड टू पुट सम डमी बिट्स इन दैट लो स्पीड लाइन। तो उसमें कुछ डमी बिट्स भर के हम 46 पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि इससे ये दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो वी हैव टू ऐड सम डमी बिट्स इन दिस लाइन so that all the slots are of equal bits. So this process is called pulse stuffing. इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग लगता है बट we can achieve the process of multiplexing. इसको हम अचीव कर सकते हैं। ये सारा तीनों केस कब हम यूज करते हैं? व्हेन वी हैव डिफरेंट डेटा रेट्स ऑफ इनपुट लाइंस। अगर इनपुट लाइंस का जो डेटा रेट है अगर वो मिसमैचिंग है किसी भी एंगल से, इन दैट केस वी यूज दिस 3 टेक्निक्स। That is, one is multi-level multiplexing, another is multiple slot multiplexing, another is pulse stuffing. So in this case the bit rates of sources are not multiple of each other and the dummy data pulses are stuffed in the line where the bit rate is slower than that of the other lines. उसमें हम लोग कुछ extra dummy pulse हम लोग डालते हैं। Next is once it is done, we have after synchronous we have the frame synchronization. So TDM जो है वो पूरी तरह से टाइम के साथ तालमेल बना के चलता है। So जब हम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन का बात करते हैं, so every frame need an extra bit so that when the receiver वो सारे फ्रेम्स को रिसीव कर रहा है, वो किसी भी स्लॉट को, फॉर एग्जांपल फ्रेम 1 का जो स्लॉट है और फ्रेम 2 का स्लॉट है, इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग ना हो जाए, वो कंफ्यूज ना करे कि जो C1 आ रहा है वो फ्रेम बिलोंग करता है F2 से, फ्रेम 2 के ट्रांसमिशन से बिलोंग करता है। तो ये जो मिक्सिंग है ये ना हो सके, दैट इज देयर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। उसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो फ्रेम उसमें भरते हैं। इट्स इन TDM some extra bits are used and for those bits are called synchronization pattern bits, इसको यूज करते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट दे आर अल्टरनेट होने से जो रिसीवर है उसको पता चलता है कि 1 आया था, 0 आया, अब फिर से 1 आएगा। 1 अगर नहीं है मतलब वही फ्रेम चल रहा है। सो दो साइड को अगर सिंक्रोनाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
then we use what frame synchronization in time division multiplexing. अब है कि जिसके पास जो स्लॉट्स है अगर वो खाली है और उसको हम भर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तीन इशू था, एक है डेटा रेट मैनेजमेंट, दूसरा है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, तीसरा है एम्प्टी स्लॉट, खाली स्लॉट्स है। एंड फॉर उससे अगर खाली स्लॉट को हम भेज रहे हैं तो मेरा जो लिंक है जहाँ पे हम सिग्नल को पुश कर रहे हैं वहाँ पे जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है, हर स्लॉट के लिए जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है। एंड फॉर दैट we need to optimize the use of the bandwidth that is being available in the link, and for that we use the statistical TDM, time division multiplexing। क्या है कि ये एक एग्जांपल है कि जब हम पांच लिंक है कि पांचों भेजना चाह रहा है, जबकि पहले ही स्लॉट में, पहला ही टाइम स्लॉट में ये खाली है, ये खाली, तो जब ये पहुंचेगा तो ए भी गया, सी नहीं है, डी है, फिर ई नहीं है, ये दोनों जगह खाली चला गया। फिर अगले स्लॉट में ए और सी खाली है, सो ए और सी यहाँ पे खाली। सो इन एवरी स्लॉट ऐसा हो सकता है कि किसी एक लिंक के पास डेटा है नहीं, तो स्टैटिस्टिकल क्या करता है कि जो मेरा आउटपुट लिंक है वो बर्बाद नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको मुझे स्किप करना है। तो कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। सो इन स्टैटिस्टिकल टीडीएम स्लॉट्स आर डायनामिकली एलोकेटेड, तो वो हर दफा देखता है किसके पास डेटा है किसके पास नहीं है। किसको देखता है, इनपुट लिंक्स को देखता है। ऐसा देखने से वो क्या करता है, जो जिसका नहीं है उसको वो उधर शिफ्ट नहीं करेगा, दैट इज आउटपुट साइड में उसको वो नहीं डालेगा, तो वो सिंपली उसको स्किप कर जाएगा। सो इन दिस वे इट कैन इम्प्रूव द बैंडविड्थ ऑफ द बैंडविड्थ एंड द एफिशिएंसी। सो द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ईच फ्रेम इज लेस देन द नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स। तो जरूरत पड़े तो यहाँ जो फ्रेमिंग हुआ है इसमें हम स्लॉट्स कम भरेंगे, ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिलेगा, लेकिन जिसका नहीं है उसको मुझे स्किप कर देना, उसके लिए वेट नहीं करना, उसके लिए खाली जगह भी यहाँ पे बना के छोड़ना नहीं। सिंपली ए पहला दफा, अब इसी को अगर स्टैटिस्टिकल टीडीएम में करेंगे तो ए बी सी स्किप किया, ई स्किप किया, तो ए बी एंड D1 ये तीनों हम भर दिए। सो द मल्टीप्लेक्सर चेक्स ईच इनपुट line in round robin fashion। what is round robin, that is in circular पैटर्न, कि पहले इसको देखा, बी को देखा, सी डी ई, वापस फिर ए बी सी डी, वापस फिर ए बी, दिस इज राउंड रॉबिन फैशन। एलोकेट्स स्लॉट फॉर द इनपुट लाइन। सो जिसके पास डेटा है उसी के लिए स्लॉट एलोकेट होता है। इफ द लाइन हैज नो डेटा टू सेंड अदरवाइज इट स्किप्स। अगर उसके पास डेटा है तो ही उसके लिए स्लॉट बनाता है वो, अगर उसके पास डेटा नहीं है तो उसको सिंपली स्किप कर जाता है। अब स्टैटिस्टिकल टीडीएम में वी आर हैविंग 4 इश्यूज, दैट इज जो सिंक्रोनस टीडीएम था वहां पे तो हमारा था कि इनपुट तो आउटपुट का डेटा का एक मैचिंग था, और हम लोग वहां पे फ्रेम्स में हम एक्स्ट्रा बिट्स भी, सिंक्रोनाइजेशन बिट्स भी ऐड कर रहे थे। तो एक इनपुट से आउटपुट का एक मैपिंग था, फिक्स्ड मैपिंग था टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकल में यहाँ तो इनपुट और आउटपुट का कोई मैपिंग नहीं है। व्हाई? because it may so happen that some link may not have the data, तो हो सकता है in that case for that slot C का इधर आउटपुट साइड में कोई मैपिंग नहीं हो, किसके पास जाएगा, C के पास कोई डेटा ही नहीं है तो वो किस आउटपुट को भेजेगा। so in that case we don't have any connectivity of each slot to the output side। हर स्लॉट का कौन सा डेटा आउटपुट की किधर जाना है, ये कनेक्टिविटी, ये जो मैपिंग है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एड्रेसिंग स्कीम लगाना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड एन एड्रेसिंग स्कीम। सो ये एड्रेसिंग स्कीम बताता है कि कौन सा डेटा हमें किसके पास भेजना है। सो अगर मेरे पास आउटपुट पे मान लीजिए मेरा 5 स्लॉट है, इन द आउटपुट साइड वी आर हैविंग 5 स्लॉट्स, सो वी विल हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा बिट्स इन द फॉर ईच फ्रेम ऑफ ईच इनपुट लाइन्स। हर इनपुट लाइन का जो फ्रेम है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हमें ऐड करना होगा ताकि वो मीन करे वो किस आउटपुट के पास जाना है। सो बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा बिट्स वी कैन एड्रेस दैट यूजर इन द आउटपुट साइड कि वो डिमक्स जब होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रेम डिमक्स जब होगा, A1 B1 C नहीं है, D1 नहीं है, इन दिस केस A B D ये तीनों को दिए था। अब A किसके पास जाना है, A के लिए अपना एक कोड डाला जाता है। मान लीजिए
5 आउटपुट यूजर्स है, तो 5 को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आई नीड 3 बिट कोड, 2 बिट से नहीं होगा। तो अगर 3 बिट कोड डालेंगे तो 8 यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हम 3-4 बिट यूज करेंगे 16 यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So we use some extra codes with the frames so that they can be mapped to the users on the output side, when on the debug side. दूसरा इसमें जो चीज है that is called slot size, जो TDM synchronized time था, synced TDM था, उसमें जो slot size था वो फिक्स्ड था। इसमें जो slot size है वो हम चाहे तो बदल सकते हैं, we can change स्लॉट साइज, क्योंकि हमको जो डेटा, जिसके पास डेटा नहीं है उससे डेटा हमको लेना नहीं, तो हमको तो इस फ्रेम का साइज फिक्स रखना है, तो हम स्लॉट साइज को चेंज कर फ्लेक्सिबल। ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 के लिए जगह बना हुआ है, लेकिन अभी ये 3 ही सेंड कर रहा है, सो वी कैन क्रिएट ए स्लॉट साइज ऑन आवर फ्लेक्सिबिलिटी। सो इन नेक्स्ट इज द नो सिंक्रोनाइजेशन बिट्स नीडेड, तो वहाँ पे हमको फ्रेम लेवल पे अलग अलग बिट्स हमें ऐड करना पड़ रहा था, दैट इज 0 1 1 0 करके ऐसे अल्टरनेटिव बिट्स ऐड करना पड़ रहा था, ताकि जो आउटपुट रिसीवर साइड है और जो इनपुट साइड है वो दोनों एक दूसरे से तालमेल के साथ रिसीव कर सके। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बिट्स नहीं चाहिए, भाई बिकॉज वो पहले से ही जो रिसीवर ट्रांसमीटर टू रिसीवर जो है एक बिट से वो मैपिंग एड्रेसिंग को एड्रेस कर चुका है, और जितना वो बिट्स वो पुश कर रहा है, जितना फ्रेम्स वो पुश कर रहा है उतना ही फ्रेम्स वो वहाँ पे डिमक्स करेगा और साथ में उसके एड्रेसिंग से वो वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। सो वी डोंट नीड द सिंक्रोनाइजेशन बिट्स, ऑल्सो द बैंडविड्थ। नेक्स्ट इज द बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ में क्या है कि डेफिनेटली इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है। सो कितना बैंडविड्थ हम यूज़ करें, सो हमको जो नेटवर्क जो यूजर्स है, डिजाइनर्स है, उनको ये चीज़ देखना होता है कि एवरेज ट्रैफिक किस किस स्लॉट में ज़्यादा है, किस किस लिंक पे, लाइन ए लाइन बी लाइन सी लाइन डी लाइन ई किस में ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका ही एक हिसाब किताब दे अप्रोक्सीमेट दैट रिक्वायरमेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट अप्रोक्सीमेशन वो मैक्सिमम टॉप लोड में यहाँ पे कितना लोड जा सकता है, कि ए कितना बिजी रहता है, ए लिंक जो है इनपुट लिंक, इसमें कितना डेटा एक बार में आ रहा है, बी में कितना आ रहा है, सी में कितना आ रहा है, इसका एक स्टैटिस्टिकल एक एवरेज निकालते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे वो मल्टीप्लेक्सिंग का जो ये लिंक डालते हैं वो इसी हिसाब से डालते हैं, ताकि ये सपोर्ट कर सके, ओवरवेल्म ना हो जाए। सो दिस वर द 4 issues of multiplexing, that is statistical time division multiplexing, in which the problem of empty slots is solved. So next is spread spectrum. तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्यों यूज करेंगे, ये तो मल्टीप्लेक्सिंग था, इसका सारा चीज किया ही गया था इसको ख्याल में रखते हुए कि हम बैंडविड्थ को अधिक से अधिक कैसे यूज करें। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें बैंडविड्थ ही यूज करना है, बहुत सारा चीज है दैट हैज टू बी एड्रेस्ड, स्पेशली व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग ऑन ए वायरलेस मीडियम। सो जनरली ऐसा होता है कि जो ऐसा ट्रेंड्स है कि कम बैंडविड्थ के चैनल में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को हम क्रैम कर सके, भर सके। सो लोग ऐसा ही चाहते हैं कि मेरे पास जो भी लिमिटेड बैंडविड्थ है उसको हम पूरा से पूरा यूज करें। सो लेकिन ये पूरा यूज करने के चक्कर में ये होता है कि the receiver, that when you are transmitting something in a wireless medium, so there are so many information that you are pushing into a single channel, और हो सकता है कोई चुपके से उस इंफॉर्मेशन को सुन रहा हो, कि someone is tapping to that information, उसको उस फ्रीक्वेंसी को टैप कर रहा हो किसी एंटेना के जरिए, तो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस
पुलिस में जो वाकी टॉकी के जरिए जो बातचीत होता है, प्लस जो मिलिट्री में जो एक किस साइट पे वो लोग जो वायरलेस के जरिए जो बातचीत करते हैं, दोज हैज टू बी सिक्योर। उसको सिक्योर होना काफी आवश्यक है, नहीं तो कोई अदर पार्टी जो है उसको अगर सुन लेगा तो वो गतिविधियों का पता लगा सकता है, तो उसको नहीं पता लगे, दैट हैज टू बी वेरी सिक्योर। दूसरा कि जब हम वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं, दैट इज कन्वेंशनल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम का ये ट्रेंड है। दूसरा है कि जब हम वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं तो जनरली ऐसा टेंडेंसी होता है कि हम मैक्सिमम पावर से हम उस वायरलेस ट्रांसमिशन को करें। पावर बढ़ाने का पर्पस क्या है? जितना पावर बढ़ाएंगे उतना ही मेरा वायरलेस कवरेज बढ़ेगा, लेकिन उससे एक दूसरा नुकसान भी होता है कि जितना कवरेज बढ़ेगा उतना ही रिस्क जोन बढ़ेगा कि कितना ज़्यादा एरिया में से कोई इंट्रूशन अंदर आ सकता है, कोई भी सिग्नल को टैप कर सकता है। So higher power is required, but they opt for a higher power, but there is a chance of tapping, signal tapping, that is ज़्यादा geographical range को कवर करेगा, ज़्यादा टैपिंग का चांसेस भी बढ़ जाता है। अब जब पावर बढ़ाते हैं तो जाम करने का भी संभावना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा उसका पावर बढ़ाएंगे, उसका सिग्नल को जाम करने का भी, दैट इज जैमिंग, जो हम लोग जिसको कहते हैं जैमर लगाते हैं, तो जैमिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए जैमर, व्हाट इज ए जैमर? जैमर जैमिंग सिग्नल एक तरह का डिवाइस है जो एक अलग सिग्नल पैदा करता है, एक पर्टिकुलर पावर तक उस सिग्नल को पैदा करता है। तो इसका पावर उसके पावर से अगर काउंटर करेगा तो दोनों को कैंसिल हो जाता है। सो इन दैट केस द मेन सिग्नल इज नॉट हर्ड, उसको सुना ही नहीं देगा। सो पावर बढ़ाने से जैमिंग का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज प्राइवेसी, दैट इज जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एक ओपन फ्रीक्वेंसी में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एफडीएम में करें या टीडीएम में करें, किसी भी तरह से करें, तो वी आर टॉकिंग ओवर ए ओपन फ्रीक्वेंसी। तो हो सकता है कोई उसको सुन रहा हो, कोई उसको टैप कर ले। सो हम किस यूजर से हम उस फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज करेंगे ये हम स्पेसिफाई पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। बीच में से कोई उसको टैप कर सकता है, अगर उसको थोड़ा सा भी सिग्नल मिल गया तो उसको पूरा चीज मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द पेडिंग। तो सिग्नल जब हम सेंड करते हैं किसी डायरेक्शन में या फिर अन्य डायरेक्शन में, तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो फेड करता है, दैट इज उसका जो पावर है वो डिग्रेड करता है वहाँ पे। तो दैट एरिया ऑफ द रीजन ऑफ दैट सिग्नल इज कॉल्ड इज सब्जेक्टेड टू फेडिंग। तो जहाँ फेडिंग है वहाँ सिग्नल का पावर घट गया। तो पावर जब घट गया मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो का जो गैप है वो भी घट गया। अब जो वहाँ का जो यूजर्स है वो सिग्नल उसको मिलेगा तो सही, लेकिन काफी नॉइज के साथ मिलेगा। तो ये चीज मतलब ये एक डिस्टेंस है, किसी भी सिग्नल के साथ ये हो सकता है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है, दैट इज फेडिंग एक एस्पेक्ट है कि कोई भी यूजर जो फेडिंग जोन में चला गया है वायरलेस में, तो उसको सिग्नल प्रॉपरली नहीं मिलेगा, क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा, दैट इज एसएनआर जो है रेशियो जो है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस, कि एक सिग्नल अगर है तो हो सकता है कि कोई दूसरा सिग्नल, सेम सिग्नल जो है उससे इंटरफेयर करे, मतलब बगल में कोई दूसरा ट्रांसमिशन चल रहा हो वो भी उससे इंटरफेयर करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिसीवर उसको किसी दूसरे सिग्नल से उसको इंटरफेयर करे, रिसीवर या फिर कोई अदर इंट्रूडर, कोई बाहरी आदमी उसको इंटरफेयर करे, या फिर वो सिग्नल खुद अपने ही रिफ्लेक्शन, क्योंकि सिग्नल अगर एनवायरनमेंट में मूव कर रहा है उसके आसपास में देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम व्हिच इट कैन गेट रिफ्लेक्टेड, तो मल्टीपार्ट रिफ्लेक्टिंग के कारण भी सिग्नल में इंटरफेरेंस पैदा हो सकता है। तो इन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट अगर करना है, सो वी नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कि ये सब इश्यूज हम जो मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए हम बैंडविड्थ को तो बढ़ाते हैं, उसको सारा फोकस उसी पे है, टाइम के आधार पे और स्पेस के आधार पे, लेकिन ये सारा इशू उसमें कवर अप नहीं हो पाता। साथ में अगर हमको इन सारे इश्यूज को अगर एक जगह लाना है कि वो जैम भी नहीं हो, वो इंटरफेयर भी नहीं हो, फेडिंग भी नहीं हो, और हम एक साथ हम चाहे अलग अलग यूजर से कम्युनिकेट कर सकें, और हर यूजर जो है ट्रांसमिटिंग सिग्नल को अपने सिस्टम से कोरिलेट कर सके, मतलब ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इन दोनों में एक कोरिलेशन अगर हम स्थापना कर सके, इंक्लूडिंग दिस ऑल दिस पॉइंट्स, देन द सिग्नलिंग सिस्टम बिकम्स वेरी मच फ्लेक्सिबल। तो ये जो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग से एड्रेस नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड स्प्रेड स्पेक्ट्रम। एफडीएम, टीडीएम, डब्ल्यूडीएम में मल्टीप्लेक्सिंग में कोई डाउट है पूछ सकते हो अभी।
FDM, TDM, WDM, मल्टीप्लेक्सिंग में कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स और डायरेक्टली। हेलो, यस सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड स्टैटिस्टिकल TDM? वही तो बताया अभी कि सिंक्रोनस जो है वो टाइम के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहता है, ठीक है, वो टाइम के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहता है, दैट इज द यूजर, द इनपुट साइड एंड द आउटपुट साइड बोथ आर इन ट्यून, दोनों को टाइम के साथ दोनों में तालमेल बना हुआ रहता है। लेकिन स्टैटिस्टिकल में, और जब ये तालमेल हम बनाते हैं तो अगर कोई एम्प्टी स्लॉट्स अगर आ जाता है, सो वो बैंडविड्थ मेरा खाली जाता है, वो जगह मेरा यूज नहीं हो पा रहा है। बट इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल वी कैन कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिकल में हम फ्लेक्सिबल वे में सबको समय देंगे, लेकिन जिसके पास डेटा है उसी को हम मल्टीप्लेक्स करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लेक्स नहीं करेंगे। इसके लिए हमें आउटपुट साइड में अगर हमको साइज घटाना भी पड़े फ्रेमिंग का, तो हम घटाने के लिए मंजूर हैं। और हमको सिंक्रोनाइजेशन बिट भी उसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम एड्रेसिंग बिट हम ऐड कर रहे हैं जो कि इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता है कि कौन सा इनपुट का जो स्लॉट है वो किस आउटपुट के यूजर के पास वो जाएगा।